हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं आज हम, और इनको हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? आपके ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग और वसुमित्र। तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के संस्थापक हैं, उन्हीं के ये समकालीन थे। पतंजलि ने महाभाष्य की जो है रचना की है। महाभाष्य की रचना की है। महाभाष्य की रचना की है और योग दर्शन के प्रतिपादक भी हैं पतंजलि। महाभाष्य की रचना की है और योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक भी हैं पतंजलि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, एक तरफ सूची 1 है और सूची 2 से मिलाना है। कुछ घटनाएं हैं और किस तरफ और वो कब हुई हैं ये बताना है। तो घटनाओं को कब हुई ये बताना है। पानीपत का प्रथम युद्ध, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। 1 और 2 से मिलाइए। अब देखिए, पहले हल कर लेते हैं फिर इसकी बात करते हैं। 1 और 2 से मिलाना है तो पक्का है, तो ये 2 ऑप्शन इसके कट हो जाते हैं, बचे हैं 2 ऑप्शन। चलिए, प्लासी युद्ध हुआ 1757 में। बी को 3 से मिलाएंगे, बी को 3 से, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ए। सही ऑप्शन हो गया ए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इब्राहिम लोधी परास्त होता है। प्लासी का युद्ध होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, 23 जून 1757 को। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच। हल्दी घाटी 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच। अब होता है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध होता है विजयनगर साम्राज्य और दक्षिणी सल्तनत के बीच होता है, जनवरी 1565 में। तालीकोटा का युद्ध किसके बीच होता है? विजयनगर साम्राज्य और दक्षिणी सल्तनत के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। प्लासी युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय शासन की जो शुरुआत हुई है लॉर्ड रिपन के समय से हुई, 1882 से। लॉर्ड रिपन के समय से, और इसी कारण इसको जो है लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। इनके कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं जो लॉर्ड रिपन के द्वारा किए गए। जैसे इनके समय का है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति। ये इनके समय के अच्छे काम जो हुए हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, ये इन्हीं का समय हुआ। और कब समाप्त हुआ? समय था इसका 1882 में समाप्त किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम इन्हीं के समय का है
फैक्ट्री अधिनियम ये 1881 का इन्हीं के समय है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम है। प्रथम नियमित जनगणना इन्हीं के समय शुरू करी गई। नियमित जनगणना इन्हीं के समय से शुरू कराई गई थी। नियमित जनगणना इन्हीं के समय शुरू की गई 1881 से। पहली बार तो जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से, लेकिन नियमित जनगणना 1881 से इन्हीं के समय शुरू हुई। इनके समय जो है हंटर आयोग, हंटर कमीशन की नियुक्ति इन्हीं के समय 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति इन्हीं के समय हुई, हंटर कमीशन की। और इल्बर्ट बिल विवाद 1882 का इन्हीं के समय का है। 1882 इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के समय का है। 1882 का इन्हीं के समय का है। आकार संहिता की स्थापना की गई थी 1883 में इन्हीं के समय, रिपन के समय ही। आकार संहिता 1883 इन्हीं के समय की आकार संहिता की भी स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो ये आपका सही जवाब इसका है, इसकी सर्वप्रथम अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके संस्थापक थे ए ह्यूम। 1887 के मद्रास अधिवेशन की तीसरा अधिवेशन था 1887 में। तो ये 1887 में जो मद्रास में अधिवेशन हुआ, मद्रास में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित निम्न में से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? सौरमंडल से कौन सा? तो सौरमंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का और आकाशीय पिंड का जो समूह है उसे हम सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय हाइपोथेसिस का जो सिद्धांत दिया था ये सही है। ये सिद्धांत है जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी का, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी का। तो ऑप्शन बी सही है, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी का। अगला जवाब है, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन है बेतवा, ताप्ती, महानदी या सोन। तो इसका सही जवाब है सोन। नर्मदा और सोन अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो नर्मदा इधर खंबात की खाड़ी की तरफ आ जाती है और ये चली जाती है उधर पूरब बहती हुई। नर्मदा भंस घाटी से बहती है, नर्मदा भंस घाटी से बहते हुए जाती है। तो सोन और नर्मदा इन दोनों का उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश में। अमरकंटक मध्य प्रदेश में दोनों का उद्गम यहीं से होता है। सोन जो है गंगा की एक सहायक नदी है और गंगा के दाहिनी तट की ये मुख्य सहायक नदी है। पटना के समीप ये गंगा से मिल जाती है। तो सोन जो है गंगा की सहायक नदी है और पटना के समीप गंगा से मिल जाती है और गंगा के दाहिनी तट से मिलती है।
गंगा के दाहिने तट से मिलती है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। जूट निर्मित वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादन और निर्यातक राष्ट्र है। देश में जो प्रथम जूट कारखाना लगाया गया था, देश में जो प्रथम जूट कारखाना लगाया गया था 1859 में रिसरा में, कोलकाता में लगाया गया था। जैसे प्रथम कारखाना 1867 में रिसरा कोलकाता में लगाया गया था। तो पश्चिम बंगाल जो है निर्यातक और उत्पादक राज्य है। तो विश्व में भारत जो है जूट से बनी जो वस्तुएं हैं उनका सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। सबसे बड़ा उत्पादन होता है अपने यहाँ भारत में और निर्यात में इसका दूसरा स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है उसे हम लोग कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा मिलती है, वो मिलती है हमें नाइट्रोजन। ये मिलती है 38 से 79%। इसके बाद ऑक्सीजन मिलती है 20.94% करीब ऑक्सीजन मिलती है। 20.94% ऑक्सीजन मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, कार्बन CO2 देख लेते हैं। CO2 मिलती है हमको 0.03%। आर्गन जो मिलती है 0.93। तो सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन मिलती है 38 से 79% के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? अवरोही माने होता है सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, घटता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है इसमें? सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। लिखा विकल्प कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? अवरोही क्रम को तो घटते क्रम में बताना है। तो यहाँ पे जो होना चाहिए था, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये लिखा नहीं है बृहस्पति, शनि, तो ये गलत हो गया। बृहस्पति का शनि होना चाहिए था। मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र। जो ग्रहों का जो हम बता देते हैं, ग्रहों का जो सबसे बड़े से छोटे क्रम है वो है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, दूसरा है शनि, फिर है अरुण। अरुण को हम लोग कहते हैं यूरेनस। और वरुण, नेपच्यून। अरुण। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। पांचवें नंबर पृथ्वी के बाद है शुक्र। पृथ्वी के बाद है शुक्र, इधर लिख देते हैं। पृथ्वी के बाद है शुक्र के बाद है मंगल, और मंगल के बाद है बुध। तो जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो इसका जो क्रम सही है यूरेनस। देखो यूरेनस के बाद पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल बुध। क्योंकि यहाँ पे क्रम इसका बिगड़ गया है, क्योंकि यूरेनस शनि से छोटा है तो ये सही ऑप्शन नहीं है। मंगल पृथ्वी से छोटा है तो ये भी सही नहीं है। और यूरेनस ये सही है, ऑप्शन सी यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो ऑप्शन सी यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध
तो ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध। तो ग्रहों का जो आकार है बड़े से छोटे का, उसका एक बार सुनिए। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। चलिए अगले प्रश्न से बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक क्या था? तो इनका प्रतीक था खादी। खादी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो यह एक मौलिक अधिकार है। यह एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने का जो अधिकार है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को है। मौलिक अधिकारों का जो परिवर्तन कराने का अधिकार है, परिवर्तित कराने का, उच्च और उच्चतम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने का अधिकार है। तो अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संविधान हमें अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं रिट लेके अपनी हम? उच्चतम न्यायालय में जाना हो तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। और हमें अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाके हाई कोर्ट जाना है, उच्च न्यायालय जाना है, तो हम मौलिक अधिकार उल्लंघन पर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके तहत 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। अब वो 5 प्रकार की रिटें कौन सी हम बताते हैं। इसको साफ कर देते हैं तो लिखे हम यहीं पे। तो 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, हाई सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। तो 5 प्रकार की रिटों में पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको कहते हैं अंग्रेजी में हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस पहली होगी, हैबियस कार्पस। दूसरी रिट जो जारी होती है परमादेश, एक रिट जारी होती है, दूसरी परमादेश। ये सब स्थितियां हैं, अलग अलग समय जारी की जाती हैं कि किस प्रकार के मौलिक अधिकार को उल्लंघन हुआ उस हिसाब से। दूसरी है परमादेश। परमादेश, परम धनादेश। परमादेश को अंग्रेजी में कहते हैं मैंडमस। अब अंग्रेजी में भी याद रखना जरूरी है, मैंडमस, क्योंकि कभी कभी अंग्रेजी में ही लिख के आता है वहाँ से मैंडमस। तो अंग्रेजी में हो गया मैंडमस, परमादेश। तीसरी जो है अधिकार पेक्षा। अधिकार पेक्षा होती है, एक रिट होती है अधिकार पेक्षा। अधिकार पेक्षा कहते हैं क्यू वारंटो। अधिकार पेक्षा होती है क्यू वारंटो। अधिकार पेक्षा का अंग्रेजी में कहते हैं क्यू वारंटो। चौथी जो है प्रतिषेध। प्रतिषेध चौथी होती है प्रतिषेध, जिसे हम कहते हैं प्रोहिबिशन। और पांचवी होती है उत्प्रेषण, जिसको कहते हैं सर्टियोरोरी। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जारी करता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर। संविधान के अनुच्छेद जो 32 को है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो कभी ये पूछा जाए कि अनुच्छेद संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको कहा, तो हम उत्तर बताएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 को। अगर ये पूछा जाता है कि ऐसे संविधान की आत्मा क्या है, तो ऐसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था? 1965 में जो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई, तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना के बाद किस फसल के लिए सबसे पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य को घोषित किया गया था, ये बताना है। कपास, तंबाकू, धान, गेहूं। तो इसका सही जवाब है गेहूं। तो
जो कृषि मूल्य आयोग है, जिसका बदल कर नाम कर दिया गया है 1985 से, जो 1965 में कृषि मूल्य आयोग का गठन हुआ था, उसका नाम 1985 में बदल कर दिया गया है कृषि लागत एवं 1985 में कर दिया गया है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसका नया नाम है जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसका नाम अब है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 1985 से पहली बार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी वो 1966-67 में हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में जो वृद्धि हुई थी, उसीलिए 1966-67 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की गई थी। तो हरित क्रांति के जनक भारत में किसको माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? बेटी बचाओ बेटी कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? तो ये है भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? तो ये लागू की गई थी 1998-99 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में। इसका जो उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था किसानों को जो उनकी जड़ आवश्यकता है कृषि संबंधी खर्च के लिए। अब तो ज़्यादातर ये होता है कि लोग कृषि संबंधी खर्च के नाम पर अन्य सभी खर्च करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड से कर्जा लेके। बाकी सब काम होते हैं जिस लिए लिया जाता हो कृषि के लिए, उसमें नहीं लगाया जाता है। अन्य कामों के लिए लोग ले लेते हैं और उसका गलत उपयोग करते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में शुरू की गई थी और इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि जो कृषि संबंधी खर्चे हैं, खाद बीज पानी जो भी होगा, उस समय वो उनको सहायता उपलब्ध कराएगी। तो 1998-99। जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होगा? बढ़ता है, घटता है? ना बढ़ता है ना घटता है, इनमें से क्या होता है? तो लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। वाशिंग सोडा क्या है? वाशिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सोडियम सल्फाइड है कि सोडियम बाइकार्बोनेट है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट क्या है वाशिंग सोडा? तो वाशिंग सोडा ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा जिसका रासायनिक नाम है Na2CO3। Na2CO3 इसे धावन सोडा भी कहते हैं, इसे वाशिंग पाउडर कहते हैं। मानव में रक्त प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा पाई जाती है? मानव में रक्त प्लाज्मा की जो मात्रा कितनी होती है? 26 से 30, 55 से 60, 70 से 75 या 80 से 85? तो मानव में रक्त प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो होती है 55 से 60 होती है। और शेष 45 से 40% जो है रुधिर कणिकाएं होती हैं। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। प्लाज्मा में जो है, प्लाज्मा में 90% भाग तो जल होता है और 10% भाग जो है प्रोटीन होता है। 10% भाग प्रोटीन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई क्या होती है? तो ये होती है बाइट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं और एक केबी में 1024 बाइट होता है। एक केबी में 1024 बाइट होता है और एक एमबी में 1024 केबी होता है। चलिए अगली प्रश्न पर पढ़ते हैं।
गैसों में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पूछा ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है या नहीं है। तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैस हैं। CO2, CH4, NO2, O3 और जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है चित्रकूट में। कहाँ स्थित है? चित्रकूट में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूक्षरण, तो ये बताने की जरूरत नहीं, सबसे अच्छा ऑप्शन इसका है वनारोपण। वन लगा के भूक्षरण को हम लोग रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, 8 जनवरी 2020 तक विदेशी मुद्रा का भंडार कितना था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 586.08 बिलियन डॉलर, ये था इसका विदेशी भंडार। 16 से 18 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 16 से 18 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन, तो ये 8वां संस्करण था और ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 1 से 11 सितंबर 2021 के बीच 78वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन वेनिस शहर इटली में किया गया। 78वें 2021 का हुआ है 78वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वेनिस शहर इटली में। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन लायन पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो इसका सही जवाब है हैपनिंग को दिया गया है, हैपनिंग को। ललित एक उन्नत किस्म है, किसकी किस्म है? एक उत्तम किस्म, तो ललित एक अमरूद की किस्म है। ललित जो है अमरूद की किस्म है। निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? जुताई के जो प्राथमिक उपकरण होते हैं कौन से? तो ये है मोल्ड बोर्ड हल और मृदा कुदाल सब साइलर, ये हैं जुताई के प्राथमिक उपकरण। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि, कब होगा? यदि इसकी गति अधिक हो, तो फिर दानों का जो कटने लगते दाने सब, तो अधिक नुकसान होता है गति अधिक होने पर। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? सबसे ज़्यादा सिंचाई जिससे होती है ट्यूबवेल से होती है, ट्यूबवेल से। लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? गंधक, सल्फर का जो यौगिक होता है उसमें गंधक यौगिक, इसी से लहसुन गंध कारण है। ऑप्शन है यदि, क्वेश्चन नंबर अगला, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो ये चुनाव होंगे 6 माह की अवधि के अंदर। 6 माह की अवधि के अंदर। पंचायत राज की जो व्यवस्था हुई, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के राजस्थान से शुरू हुई थी और 73वें संविधान संशोधन से भाग 9 अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243A से 243A तक अनुच्छेद जोड़े गए और जिसमें पंचायती व्यवस्था का पूरा प्रावधान किया गया है। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भारत में 1 बीघा होता है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर। ये होता है एक बीघा। और 1 बीघा जो होता है, 1 बीघा 3025 वर्ग गज के बराबर भी होता है। वर्ग गज 1 बीघा जो है 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। और 1 एकड़ 1 एकड़ होता है
1.6 बीघा की, 1 एकड़ होता है 1.6 बीघा की, और 1 हेक्टेयर होता है 3.95 बीघा, इधर लिख ले, 3.95 बीघा के जो बराबर होता है 1 हेक्टेयर, 3.95 बीघा के 1 हेक्टेयर होता है, लगभग 4 बीघा के। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो पीतल उत्पादन के लिए कौन भैया महत्वपूर्ण है? मुरादाबाद पीतल के लिए एकदम फेमस है। पीतल के उत्पाद, कलात्मक आभूषण, ये सब मुरादाबाद। वाराणसी से रेशम, ऊनी हस्तशिल्प, ये सब चीज़ें हैं। चमड़ा उत्पाद के लिए कानपुर प्रसिद्ध है, चमड़ा उत्पाद के लिए। और मिनिएचर पेंटिंग, फ्लोरिकल्चर, आयुर्वेद, औषध, हर्बल, ये सब के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। एक ग्राम में ग्राम के वाइडों से चुने गए कितने सदस्य होते हैं? इन्हें पंच कहा जाता है। तो एक ग्राम के वाइडों से कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? पंच। 7 से 17 पंच चुने जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इस समय ये उत्तराखंड में स्थित है, पंतनगर राज्य। देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय पंतनगर, उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को। इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को। और 1992 में इस विद्यालय का जो नाम बदल कर रख दिया गया, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो 1992 से इसका नाम बदलकर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी, इसका सही जवाब है बलवंत मेहता कमेटी, अशोक मेहता या GV.K. राव कमेटी। तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। न्याय पंचायत की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम एक था, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1947 उसके तहत की गई थी। ग्राम पंचायत की न्यायपालिका तो 1947 के अधिनियम के तहत की गई थी। वैसे देखा जाए तो न्याय पंचायत बनाने की जो सिफारिश की थी MN सिंघवी समिति ने की थी, MN सिंघवी समिति ने की थी। और ये सभी समितियां जो है पंचायती राज से संबंधित है। अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सच है? कौन सा कथन सच है ये बताना है, कौन सा कथन सच है। यह अधिनियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं हुआ। पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन पर कानून के किसी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो ये गलत है कि सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसका जो सही जवाब है केवल पहला है कि अधिनियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं हुआ। तो ऑप्शन केवल ए। संविधान का जो अनुच्छेद है एक 243D, संविधान के एक अनुच्छेद है 243D। इसमें क्या हुआ है, पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए इसमें सीटों का आरक्षण है। पंचायत जो है अनुच्छेद 243 में क्या है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। आरक्षण से संबंधित बात की गई। अनुच्छेद 243 के ए में जो है ग्राम सभा की शक्ति और उनके काल से संबंधित बातें की गई। तो अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? निम्नांकित में कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, सही है। संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगर पंचायत से संबंधित है, ये भी सही है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, या एक पंचायत के भंग होने का 6 माह के अंदर चुनाव किया जाएगा। तो सही नहीं पूछा, पहला सही है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, सही है। 74वां संविधान संशोधन 1993-94 जो भी है वो भी सही है। 1 जून 1993 से प्रभावी है नगर पंचायत 12वीं अनुसूची। और एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है। तो सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा,
ये सही नहीं है। तो ये जो पंचायती राज अधिनियम है, पहली बात तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लागू नहीं होता है, और इसमें जो है ये मिस्टेक हो गया, ये सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, तो सही है। ये पंचायतों से संबंधित नहीं सही है, क्योंकि ये नगर पंचायत से चला गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ये नगर पंचायत से, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। क्योंकि 74वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है पंचायत से नहीं नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन किससे? नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विकास अन्वीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अन्वीक्षण करता है, निम्नलिखित में से कार्यालय किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है नीति आयोग के अंतर्गत। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 की गई थी, और नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। विकास अन्वीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो है ये दीर्घकालीन नीति का अनुच्छेद करता है, नीति आयोग कार्यालय के अंतर्गत ही आता है। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? योजना आयोग का स्वरूप परामर्शदात्री संस्था थी, इसी के जगह पे अब नीति आयोग काम करता है। योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी मार्च 1950 में, 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया था? कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया था, कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है? तो ये है इनाम जो है अप्रैल 2016 को है, 14 अप्रैल 2016 को अंबेडकर की 125वीं जयंती पर ये प्रारंभ किया गया था, इनाम प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है, माही सुगंधा किसकी प्रजाति है? माही सुगंधा, तो माही सुगंधा धान की एक प्रजाति है। धान नहीं तो चावल है, तो चावल की। तो माही सुगंधा किसकी प्रजाति है? धान की एक प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन पीत क्रांति से संबंधित है? पीली क्रांति, तो पीली क्रांति संबंधित है दलहन उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? दलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो तिलहन उत्पादन के लिए, उसके प्रसंस्करण के लिए और प्रबंध के लिए, प्रसंस्करण का प्रबंध हो सके, उत्पादन अच्छा हो सके, इन सबके लिए एक प्रौद्योगिकी का रूप ले सके, इसलिए 1986 में एक तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। 1986 में एक तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया था 1986 में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया था 1986 में। अगला प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है बिचौलियों की समाप्ति, सही है। भूजोतों का एकीकरण, सही है। सरकारी कृषि, सही है। किसानों को मकान दे, ये सही नहीं है, भूमि सुधार के तहत शामिल नहीं है। 3 शामिल हैं। निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? पूरक आहार होता है, रोग प्रतिरक्षण होता है, बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें, विद्यालय पोशाक का वितरण, या फिर 3 से 6 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण। तो ये सी नहीं है, बाकी सही है, तीनों प्रदान नहीं होती। समन्वित बाल विकास योजना के जो अंतर्गत है, एकीकृत बाल विकास योजना भी कहते हैं ICDC, 6 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, शैक्षणिक सेवाओं को एकीकृत करने की योजना है। ये योजना प्रारंभ की गई थी 1975 में। ICDS योजना, इसका प्रारंभ वर्ष है 1975 और ये प्रारंभ की गई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रारंभ की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रारंभ की गई थी 1975 में। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये नहीं, ग्रामीण जलापूर्ति आती है, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण उद्योग नहीं आता है। तो 3 आते हैं ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के तहत, चौथा नहीं आता है। तो ये जो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष है, इसका जो है स्थापना सरकार ने की थी 1995-96 में। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की जो स्थापना की थी सरकार ने 1995-96 में 2000 करोड़ की आरंभिक पूंजी से नाबार्ड में ग्रामीण अवस्थापना कोष की जो है स्थापना की थी। IRDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एक ग्रामीण विकास के लिए एक कोष बनाया गया था जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग नहीं आता। 2000 करोड़ रुपए की पूंजी के तहत नाबार्ड में के अंतर्गत बनाया गया था 1995-96 में। तो वर्तमान में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत 37 पात्र गतिविधियां हैं जो 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित है। कृषि के क्षेत्र से संबंधित है, वो भी दिया जाता है, सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए भी इसके अंतर्गत काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है, कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। चाइसम का जो है चाइसम का जो है स्थापना प्रारंभ वर्ष है 1979 सही है, चाइसम सही है 1979। NREP अक्टूबर 1980 है, तो ये भी सही है। NREP अक्टूबर 1980 सही है, NREP अक्टूबर 1980 सही है। JRY जवाहर रोजगार योजना, ये 1995 का नहीं है, जवाहर रोजगार योजना 1989 है, ये इसका सही उत्तर है 1989। तो इसका जो मैच नहीं करता बी। SGSY तो ये अप्रैल 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है 1999, ये सही है। तो जवाहर रोजगार योजना JRY थी 1989 की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है? कितनी शाखा संरचनाएं हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु? तो उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की 3 शाखा संरचनाएं हैं, 3 शाखा संरचनाएं हैं, 3। और यह योजना 1986 में प्रारंभ की गई थी। उद्योग बंधु जो है 1986 में प्रारंभ की गई थी उद्योग बंधु योजना 1986 में। और इसका जो उद्देश्य था, उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निवेश मित्र योजना शुरू की गई थी उद्योग बंधु में। अगला क्वेश्चन है, तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, तो इसके पढ़िए कौन सा सही है बताइए। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार हेतु, विश्वविद्यालय तथा उच्चतर विश्वविद्यालय कंप्यूटर शिक्षा के प्रसार हेतु, या चुने हुए अभ्यर्थियों को खेल प्रशिक्षण हेतु, सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय हेतु किस लिए शुरू की गई थी? ये तालीम, इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। तालीम योजना के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रसार एवं उर्दू भाषा के विकास पर ध्यान देना था। तो पहला और चौथा सही है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी और इन प्रश्नों को आप जरूर हल करिए, आने वाली परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक लोगों को तक पहुंचाइए इसको। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही अपनी नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।